मैंने कहा यासिर तुम तो चुप हो जाओ। अस्सलाम बुशरा जी वालेकुम। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। हाँ, इस वक्त तो बहुत खुश, बहुत हवाओं में आप सबकी तालियों ने ऐसा। बुशरा जी कहाँ से बात शुरू करें? बिल्कुल आपके बचपन से शुरू करें या थोड़ा बाद से, शायद उससे भी पहले से शुरू करें? 100 साल पहले की कहानी है, वहाँ से शुरू कर ले। नहीं, बचपन में जाएंगे तो मुश्किल से 16 साल पीछे जाना पड़ेगा। हाँ, हम दोनों इकट्ठे तो खेलते थे ना। बर्फ पानी याद है ना? मुझे लगा मैं ही ज़्यादा झूठ बोलता हूँ। बुशरा जी मैं झूठ बोलते हुए अच्छी ज़्यादा लगती हूँ। मैं ऐसे कर लूँ क्योंकि ये वाले दोस्त। मैं तो फिर ऐसे कर लूँ ताकि ये लोग भी देख लें। अस्सलाम वालेकुम। आदाब, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। हाय, अभी तो गई थी मेरे साथ इस्लामाबाद। माशाल्लाह, ये देखे ना, ये है ऐसे बुजुर्ग, तो हम कैसे पीछे रहें। माशाल्लाह जी। बुशरा जी आपके अब्बा जर्नलिस्ट थे मेरे और अब्बा फिल्म मेकर थे। जी फिल्म मेकर भी थे। एक्चुअली मैं इनको अभी यही कह रही थी कि मेरे अब्बा सिर्फ फिल्म मेकर नहीं थे, उनकी ज़्यादा मुस्तनद उनका जो तारुफ है वो जर्नलिस्ट है, इंटेलेक्चुअल थे, अदीब थे। मैं बचपन में कभी ना बहुत शो ऑफ जैसे बच्चे करते हैं ना, तो किसी ने कहा तुम्हारे अब्बा क्या करते हैं, तो अब्बा ने एक फ़िल्म बनाई थी, तो मैंने कहा मेरे अब्बा फिल्म डायरेक्टर हैं ना। तो मेरी बहन ने कहा चुप हो जाओ, एक फ़िल्म अब्बा ने बनाई थी वो फ्लॉप हो गई थी, तुम किस बात पे इतरा रही हो। फिल्म तो जो थी वो एक बड़ी अनोखी फिल्म थी, लेकिन मतलब मेरा ख्याल था कि फिल्म डायरेक्टर कहना ज़्यादा मोतबर हवाला है। तो खैर बाद में समझ में आया कि अब्बा एक्चुअली बहुत पढ़े लिखे आदमी थे और अब्बा को बहुत शौक़ था हर चीज़ को जानने का, इल्म जफ़र, होम्योपैथिक, अदब, लिटरेचर। उसके अलावा अब्बा फ़िल्म मेकिंग पढ़ने गए थे और फिर वहाँ से आके अपनी नौकरी छोड़ के फ़िल्म बनाई थी। फ़िल्म भी बहुत अदबी लोगों का एक मजमुआ थी, मुमताज़ मुफ्ती की कहानी थी और इब्न इंशा के और इस हफीज़ जालंधरी के लिखे हुए गाने थे और एक बड़ी समझे ऑफ बीट सी फिल्म थी। ज़ाहिर है उसने फेल ही होना था क्योंकि उस वक्त भी कमर्शियल फिल्में और तरह की होती थी। तो वो बड़ी एक कोई साइकोलॉजिकल कहानी थी जो कि डिफ़िकल्ट थी, फिर वो बिकी नहीं, फिर वो खुद ही लगाई तो वो फेल हो गई बुरी तरह। फेल मतलब फ्लॉप नहीं, फेल। तो मैं क्लास 6 में थी, 7th में थी, वो कहीं रिलीज़ हुई। मैं अपने दोस्तों को, कज़नों को लेके गई और मैंने एक हॉल में जाके बड़ी शोर से देखा कि हमारे अब्बा के फिल्म लोग देख रहे हैं। तो 2-4 जगह लोगों ने तालियां बजाई, मैंने भी बजाई। पता चला वो तो हूट कर रहे थे। क्योंकि उसमें क्लासिकल म्यूज़िक था, मणिपुरी कत्थक डांसेस थे, किसी के हवा में ख़बर नहीं थी क्या है। रोशन आरा बेगम ने वाहिद फिल्म में गाया था, मलिका मौसीकी ने। अब्बा को शौक़ था। बाद में अब्बा ने एक दिन कहा, बड़ी कमाल बात कहने लगे, उनके पास 1-2 लोग आए थे कि हमारी फिल्म बनाए, तो उनसे कहा कि पैसे उठाएं और चलें यहाँ से। वो मतलब हसन निसार के अब्बा थे, समझे, साफ गोई में, और चीज़ों में नहीं, साफ गोई में। तो पता चला उन्होंने कहा कि भाई मैंने फ़िल्म बनाई अपने शौक़ के लिए, ये नहीं सोचा कि किसी और ने भी देखनी है, खुद ही बना के खुद ही खुश हो गया, तो मुझे अक्ल होनी चाहिए थी। दिस वॉज अहमद बशीर एंड आंटी किश्वर नोज हिम वेरी वेल, कि वो इनके तो साथी थे और बहुत इनका हमारे बचपन में ऐसे लोगों का साथ रहा। सो दिस वॉज माई अब्बा। अच्छा, घर में बहुत अदब आदाब आपके? जी, अदब आदाब, अदब ज़्यादा था। अच्छा। और थोड़ा सा बैकग्राउंड बेहतर ही था, हम तो वैसे ही कुछ नाच गाने वाले बन गए। अब्बा की फैमिली में मेरे दादा जो थे वो फ़ारसी की शायरी वायरी भी करते थे और जम्मू कश्मीर के किसी स्कूल में हेड मास्टर थे। सुना गरीब से थे बेचारे, मगर हसीन आदमी थे, कायद आज़म टाइप, लंबे से गोरे चिट्टे से थे। उसके बाद अब्बा और परवीन आतिफ़ मेरी फूफी, किश्वर आंटी सबको जानती हैं, फैमिली की तरह है। उनको ज़रा शौक़ था मुफ्ती जी के की वो मुरीदनी थी बाकायदा, मुमताज़ मुफ्ती की, जैसे बैत नहीं कर लेते वो, और नीलम अहमद बशीर फिर उनके बाद। सो ये 3-4 लोग हैं जो मेरे ख्याल में मेरे लिए बहुत मोतबर हवाला है और मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट दे आर रिलेटेड टू मी एंड दे आर वेरी एजुकेटेड पीपल। अच्छा, अम्मी सादा खातून थी लेकिन अम्मी, म्यूज़िक में हाँ, था उनका इंटरेस्ट? अम्मी तो एक घरेलू सी थी। अब्बा की सेकंड कज़न थी मगर आवाज़ बहुत अच्छी थी, मेरे नाना की भी अच्छी थी। तो अब्बा को तो शौक़ था कि क्लासिकल म्यूज़िक का। अब्बा ने तो उस ज़माने में उनका बुर्का उतरवाया, फिर उनको क्लासिकल म्यूज़िक के लिए उस्ताद घर पे रख के दिया। और अब्बा अम्मी के आशिक थे और अम्मी को उन्होंने गाना भी सुनना और खाने भी पकवाने और अप्रिशिएट भी करना, एक नॉलेज भी करना। हमारे चारों बहनों के सत्यानाश कर दिया अब्बा ने ना, हम कहीं के नहीं रहे बाहर निकल के। अच्छा, आपके अब्बा फिल्म डायरेक्टर थे, आप बचपन से आपका इस सब से ताल्लुक़ रहा, आपको फिल्म में आते इतना टाइम क्यों लगा? जो फिल्में पहले बनती थी वहाँ से मुझे 1-2 अच्छी ऑफ़र्स आई थी, जैसे आईना जिन्होंने बनाई थी काशिफ़ लिमिटेड वाले, बड़े अच्छे लोग थे, उन्होंने बहुत इसरार किया
मेरे गोद में तो बच्चा था और मैं तो काम शादी के बाद ही ज़रा कर पाई। अब्बा थोड़े कंजर्वेटिव थे इस मामले में कि बस बच्चों के प्रोग्राम में जाना और कहीं नहीं जाना, कोई फिल्म में, कोई ड्रामा, कोई फिल्मों में गाने के लिए भी लोग आए थे मेरे पीछे। मास्टर इनायत हुसैन मेरे घर पे आ गए, बेल बजा दी, मुझे पता ही नहीं था, रजब अली लेके आए। और मुझे जब पता चला मैं बीए में थी, मैं इतना पिट्टी मैंने सर नोच लिया कि मुझे क्यों नहीं बताया। तो मेरी बहन ने कहा तुम बहुत इतराती हो, हमने बताया ही नहीं। और अम्मी ने कहा शुक्रिया आप जाइए। खैर वो अब्बा उस मामले में बड़े कंजर्वेटिव थे, तो शादी के बाद इजाज़त मिली काम करने की। और फिर जब फिल्म ऑफ़र हुई तो मैं ज़रा थोड़ी सी वो थी कि फ़िल्मों में थोड़े से तकाज़े होते हैं, वो मेरे लिए मुश्किल थे। फिर मुझे रोते रोते वापस ही आना था। फिर बड़े मज़े की बात है, सुलेमान जिनको हम सुल्लू अंकल कहते हैं, बड़े प्यारे डायरेक्टर भी हैं और हमारी उनके साथ बहुत प्यारी फैमिली रिलेशंस हैं। एक तरह से वो अब्बा को भाईजान कहते थे और उस्ताद मानते थे। तो उन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन किया कि बेटा तू मेरी फ़िल्म में तो काम करेगी ना। मैंने कहा सुल्लू अंकल बात ये है कि आप कहेंगे नदीम साहब की गोद में बैठ जाओ तो फिर मैं उठूँगी कैसे। कहते उल्लू दी पट्टी, अच्छा चल हम डमी को करा लें। मैंने कहा तो डमी के मज़े होंगे, मेरा नाम लग जाएगा। मैंने कहा मैं नहीं करती, फिर आप गंदे गंदे गुंडों से मुझे अगवा करवाएंगे। वो कहते बेटा हम डमी से करा लेते। मैं कहता तो लोग तो समझे कि मैं थी ना। तो ये मुश्किल था हमारे लिए बहुत। और अब जो मैंने 2 फिल्मों में काम किया तो अम्मी जान बनने में क्या खतरा है। तो ये वो फिल्म थोड़ी है जो वो फिल्म थी। नहीं, ये तो उन बच्चों से पूछें। नहीं, अम्मी पे तो कोई बच्चे आँख नहीं रखते। नहीं, बात तो सही है। अदाकारों का क्या है जी। अच्छा मुझे बताएं कि अनवर साहब के साथ जो आपने काम किया वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। बहुत। आंगन टेढ़ा में जो आपकी परफॉर्मेंस है, आप बहुत यंग थी लेकिन वो एक एज लिया आपने उस कैरेक्टर के लिए। और वो अब जब हम देखते हैं, मैं खुद भी चूँकि परफॉर्म कर चुका हूँ और मैंने देखा कि यंग लड़कियों ने जब वो कैरेक्टर किया तो जो 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 पक्कापन आपकी परफॉर्मेंस में था वो नहीं देखने को मिला। वो लग रहा था जैसे आपकी एज ही उतनी है जबकि नहीं थी, ज़ाहिर है। देखिए हम जिनको फॉलो करते थे ना वो हमारे रोल मॉडल्स थे। उज़्मा गिलानी साहिबा, रूही बानो थी, अल्लाह को प्यारी हो गई, शुक्र है अल्लाह को तो प्यारी हुई, बाकी लोगों ने तो उनके साथ अच्छा नहीं किया। तो खालदा रियासत थी। हाँ, टेलीविज़न एक और तरह का मीडियम था, वहाँ पे रियलिस्टिक एक्टिंग और परफॉर्मेंसेस जो थी वो एक मतलब समझे मरगूब ग़िज़ा थी। और वो सब कुछ लिटरेचर से रिलेटेड था। टेलीविज़न आया रेडियो के लोगों के साथ और रेडियो पे बेशतर लोग, मैक्सिमम लोग लिटरेचर से रिलेटेड थे। आप देखें मेरे अब्बा हों या फराज साहब हों या इब्न इंशा हों या मंटो साहब हों, हफीज़ जालंधरी, सब रेडियो से आए थे। तो जब रेडियो से टेलीविज़न पे लिटरेरी लोग आए तो वो जो हमारा कंटेंट था उसमें भी एक वज़न था और उसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट समझ लें, बहुत मैच्योरिटी थी उसमें। तो उसी हिसाब से फिर हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स भी वैसा ही मटेरियल तैयार करते थे और हमारी एक्ट्रेसेस को भी, एक्टर्स को भी वही एक माहौल मिलता था। तो हम तो बहुत बाद में आने वाले बच्चुंगड़े हैं, हम तो उनको फॉलो करते थे। मेरे हिसाब से हमें उस वक्त जो एक्ट्रेसेस ये करती थी, मेरे ख्याल उज़्मा गिलानी साहिबा ने जब पहली बार कोई माँ का रोल किया होगा या मचोर या बड़ी बी का किया होगा तो वही हार्डली 40s में होंगी मेरा ख्याल है, शायद 30s में हो। तो वो चीज़ें हमारे यहाँ उस वक्त थी नहीं कि हीरोइन बनना है और हीरोइन ना बने। तो मैं 26 साल की थी आंगन टेढ़ा में और मैं 60 साल की बुढ़ी बन के इतनी एक्साइटेड थी कि यहाँ पे मैंने वो लगाए हुए थे काले निशान के, मेरे थोड़े से मुँह ढलका हुआ लगे और सफ़ेदा लगाते हुए एक्साइटमेंट होती थी कि ये रोल कर रहे हैं हम। तो हमारा कोई और ही ज़माना था शायद, वो आई डोंट नो अब। लेकिन उस वक्त भी कुछ लोग थे, मैं नाम नहीं लूँगी, एक हमारी हीरोइन थी जो काफ़ी प्लेज में आती थी, हसीना मोइन साहिबा के। उनको किसी ने कहा था तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो नहीं बनूंगी किसी की माँ, हालांकि अच्छी खासी वो 3 बच्चों की माँ थी। फिर एक लाहौर में हमारी आर्टिस्ट थी बिंदिया, बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी, अब तो अमेरिका चली गई हैं। उन्होंने भी कहा हम तो वसीम अब्बास की अम्मी नहीं बनेंगे। मैं तौकीर नासिर की अम्मी बन गई थी। मतलब अगर आप शक्ल भी मिला लें तो मैच नहीं थी, मगर चलो कैरेक्टर का शौक था। अरे ये वाला कैरेक्टर तो इसमें मैं ये देख रहा हूँ टीवी में तजर्बात मुल्क से ज़्यादा होते रहे हैं। हाँ बहुत। और फिर ये कि ये चैलेंज होता था कि आपने क्या बनना है, आपने गरीब बनना है। और मुझे तो बल्कि मोहम्मद निसार हुसैन का एक प्ले मैंने किया था बानो कुदसिया साहिबा का, और बड़ा एक डिफरेंट कैरेक्टर था। तो मुझे कहते हैं थोड़ी टैन थी वो, तो सबको कह रहे थे इसका ये गेटअप, कहते तेनू तन्नी कोई लोड़ ही नहीं हैगी टैन करन दी, तू इदा ही ठीक है। तो वो मैं बड़ी एक्साइटेड थी, गरीब नहीं बनी हुई थी, फल चुराती थी। पता नहीं आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, रात गए, बड़े अवार्ड भी मिले थे मुझे उस पर। सो वो ज़माना और था।
और हीरोइन जो है ना वो उसकी एज लाइफ कम होती है, ये बात बच्चों को बिल्कुल, समझनी बिल्कुल। पड़ेगी, मतलब अगर अच्छा, बच्चा अनवर साहब के साथ आपने कॉमेडी में सबसे ज़्यादा काम किया है। जी बिल्कुल। और मेरे शुक्र ये है कि जो भी मैंने कॉमेडी की मैक्सिमम तो उनके साथ की। उससे पहले अगर आप पीछे जाएं तो कलियां में मैं फारूक कैसर के साथ जो पपेट्स के शो में करती थी, 2 साल मैंने वहाँ गाया। और पपेट्स मेरी शर्मीली होती थी, एक पपेट्स एक बुड्ढे की आवाज़ में गाती थी। वो एक मज़े की चैलेंज होते थे। मुझे लगता है मुझे बगैर किसी ट्रेनिंग के ट्रांसफॉर्मेशन का मज़ा आता था। एक आपको एक चौंकाने का मज़ा आ जाए ना लोगों को, तो वो एक लत है। वो लत मुझे शुरू से लग गई थी। बुड्ढी की आवाज़ में गाना, वो जो मासी मुसीबतें थी, कुकड़ू कुड़ू बे कुकड़ू कुड़ू मेरा कुकड़ बोले कुकड़ू कुड़ू कुकड़ू कुड़ू। तो ये आवाज़ें बदल के गाना और अपनी आवाज़ में भी गाना, और वो बस करते करते हो गया। हमको कौन से किसी आर्ट स्कूल में भेजा गया या ट्रेनिंग हुई। तो उसके बाद अनवर साहब के साथ जब आई तो यहाँ एक और तरह का फिनेस था इस कॉमेडी में। कराची में आके वो फिर बिजली बनना, और उसके बाद और जो कैरेक्टर्स किए मैंने, बहुत सीखने को मिला। तमीज़ से बैठना भी कई दफ़ा उन्होंने सिखाया। हालांकि मैं वैसे नहीं बैठती थी जैसा कि आजकल स्लोगन में लिखा होता है कि लो मैं बैठ गई। मैं बैठती ठीक ही थी, लेकिन हड़बड़ थी ना, हड़बड़। तो उन्होंने कई जगह कहा कि यूँ नहीं, यूँ ऐसे बात करते हैं। उर्दू भी ठीक की कई जगह पे, बहुत बुरी नहीं थी, लेकिन कुछ चीज़ों में था। जैसे मैं बात करते करते कहती थी ना कि मैं इस वक्त ये कर रही हूँ, तो उज़मा आपा कहती है ये हर चीज़ सही बोल रही है, वक़्त क्यों कह रही है तू। अब मैं बच्चों को सिखाती हूँ, मेरे साथ जो काम करते कि बाहर नहीं कहते। ज़िया साहब ने बहुत सी चीज़ें मेरी दुरुस्त की। सो सीखने का मज़ा भी आया और बहुत अच्छे बड़े लोगों के साथ बैठ के मौका भी मिला। तो अनवर साहब के साथ मेरी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई बहुत सी चीज़ों में। अच्छा, राइटिंग आपने कब शुरू की? राइटिंग शुरू की ऐसे ही, समझ लें कि कोई इतनी राइटर तो मैं अपने आप को क्लेम नहीं करती। एक आध प्ले एक शुरू में था अमावस, अगर आप में से कुछ को याद हो, अहमद सलीम साहब ने उसकी ड्रामाई तश्कील की थी। बेसिक कहानी मैंने डेवलप की थी, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न के एम्प्लॉयज़ की बीवियों को काम करने की इजाज़त लेने के लिए भी एक लेटर लिखना पड़ता था। तो मुझे तो खैर कभी रिफ्यूज़ नहीं हुआ, मेरे लिए रिफ्यूज़ल नहीं आया। तो मैं कुछ जाके यही तो, मैं इतने बड़े बड़े राइटरों के बीच में मैं क्या पिद्दी का शोरबा कहती कि मैंने ड्रामा ही लिखना है। क्या नाम थे उस वक्त, अमजद इस्लाम अमजद साहब, अशफाक साहब, बानो साहिबा, फिर असगर नदीम आ गए, बहुत से मतलब बेशुमार लोग थे। तो मेरी ये जुर्रत थोड़ी थी कि मैं कहती कि मैं ड्रामा लिखना चाहती हूँ। मैंने इकबाल अंसारी को कहानी सुनाई और मैंने कहा यूँ 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 हमने कहानी बुननी शुरू की। तो इकबाल अंसारी के नाम से वो आता था, हिदायत व कहानी इकबाल अंसारी, और ड्रामाई तश्कील अहमद सलीम। सो मैं उनको बताती थी और अहमद सलीम को वो बताते थे, तो मिल के ये होता था। तो पहली बार समझे लिखना तो नहीं, कहानी घड़ना मैंने उस वक्त शुरू किया था। अमावस के दिनों में वो सीरियल था, काफ़ी उसके ऊपर डिबेट भी होती थी। फिर पहला प्ले जो मैंने लिखा वो भी इंटरनेशनल वुमेन डे पर ही था। उसका नाम था नीली धूप, और वो भी प्लॉट मैंने अपने आसपास देखा, जिसमें एक एल्डरली औरत जो है, जिसके बच्ची भी है और नवासी भी है, उसकी दोबारा शादी होती है, फिर वो फैमिली वे पे चली जाती है, तो फिर दामाद कैसे रिएक्ट करता है, वो प्ले काफ़ी अच्छा हो गया। तो फिर धीरे धीरे लगा कि कभी कभी कुछ कहना हो तो लिख लेना चाहिए। तो अभी मैंने एक लेटेस्ट जो लिखा है ज़ेबाइश, वो आप इंशाल्लाह ईद के बाद देखेंगे हम टीवी पे। 2.5-3 साल में एक छोटा सा शोशा छोड़ लेती हूँ। अच्छा, लिखा भी आपने है, आपने होस्टिंग भी बहुत की है, आपने एक्टिंग भी बहुत की है, और पहला प्यार आपका म्यूज़िक है। हाँ, म्यूज़िक पहला प्यार है, और हर किसी को प्यार मिलता थोड़ी है। नहीं, ऐसा भी नहीं है, शाह साहब बैठे हैं सामने। शाह साहब गाते हैं? हाँ, वो वाले प्यार तो मिल ही जाते हैं। म्यूज़िक का प्यार हमेशा नहीं मिलता, और जिनको म्यूज़िक की समझ आ जाए वो डर के मारे गाते भी नहीं इतना। हम तो डर गए, हमें समझ बहुत आ गई ना, इसलिए। म्यूज़िक बहुत खूबसूरत चीज़ है, वो घर में ही था। अब्बा चूँकि बहुत जानते थे, क्लासिकल म्यूज़िक सुनते थे, गाना सुनते थे, पक्का ही सुनते थे सिर्फ। तो हमारे कान में, हमने अगर मैडम नूरजहाँ को भी सुनना होता तो चुपके से सुनते थे, क्योंकि वो कम अज़ कम नज़ाकत सलामत, कम अज़ कम रोशन आरा बेगम, कम अज़ कम इकबाल बानो, कम अज़ कम फरीदा खानम, और फिर पता नहीं और कौन, विष्णु डगम्बर, पता नहीं क्या क्या नाम थे। ज़्यादा से ज़्यादा वाले तो नाम भी याद नहीं होंगे आपको। हाँ, बहुत। मगर वो म्यूज़िक कान में पड़ा तो उसके साथ एक ट्यूनिंग बहुत अच्छी हुई। 200% म्यूज़िक सुनना आ गया। गाना तो खैर चवन्नी आया, लेकिन फिर अम्मी की आवाज़ थी, तो हम तो पैदा होते गाने लग गए। हमको लगा कि हम तो गा ही लेंगे। तो चारों बहनें एक भाई सब गाते हैं। मामू की 5 बेटियां, वो सब गाती हैं, हालांकि शदीद हिजाबी हैं,
मगर आवाज़ अल्लाह ने दी है, तो ये तो मेरे ख्याल गिफ्ट है, अल्लाह का बहुत एहसान है। अच्छा, आपकी मैडम नूरजहां से एक दफ़ा मुलाकात हुई थी एयरपोर्ट पे हाय। और आपने जाके उनको उन्हीं का गाना सुना दिया था। हाँ, मैं क्या करती, मेरे साथ बैठी थी, मेरे को हाय मैडम ये वाला गाना, हाय वो तो वो तो गाने गाती थी, कभी कभी भूल जाती थी, कहती किस तरह करके सीख। मैंने कहा वो नहीं था, मैया जे मैं कबूतरी होवा, हाय कहती है अच्छा आगे किस तरह से। मैंने कहा तेरे पीछे पीछे उड़ दे जावा वे, ਜਿਹੜੀ ਛਾਵੇਂ ਆਣ ਕੇ ਬਵੇਂ ਉਸ रुख ते आल ना पावा हुए। अच्छा फिर उन्होंने एक और गाना कहा मैंने, तो मुझे उस मापा कहती हैं तेरी बड़ी जरूरत है, तो मैडम को नहीं गाने सुनाए जा रही है। मैं कहा तो मैं क्या करूँ, वो कह रही है तो मेरी क्या पता। फिर उनको मैंने एक दफ़ा कहा, जो मैंने एक दफ़ा उनकी कॉपी की थी, तो उससे पहले बहुत से तजर्बे हम करते थे। एक जो आप ऑन एयर देखते हैं ना, उससे पहले हम 2-3 गाने बनाते थे। तो मैं दुबली बहुत थी, मैडम थोड़ी ज़रा चबी थी, तो मुझे उन्होंने कहा हम आपको फ़ोम लगाते हैं। मैंने कहा हाय हाय नहीं भाई, इतना सा तो चिड़िया सा मेरा मुंह था। खैर मैंने कुछ लुक वुक बनाई। पहले मैंने कहा उनका जो पुराने ज़माने का स्टाइल था ना, इसमें उन्होंने वो फ्रेंच कट फ्रिंजेस रखे हुए थे, चोटियाँ की हुई थी और उल्टे होंठ लगे हुए थे उनके, थे ना उल्टे, नीचे वाला ऊपर लगा हुआ था, ऊपर वाला नीचे। क्यूट सा ना। और वो जेल में बैठी थी, पता नहीं अनारकली में गा रही थी। तो वो गाना था ना, तुम्हारी आरज़ू में ऊंचाई का दिल तक पहुँचे। चले आओ चले आओ के हम खुद आखिरी मंजिल तक पहुँचे। तो वो मैंने गाया तो सही, पर मेरे को सेटिस्फाइड नहीं हुई। मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं लग रही उनकी तरह। वो तो फिर अनवर साहब ने ये लिखा, तो मैंने ये किया उनका स्टाइल करके। वो ठीक लग गया। अच्छा मैं उनको बता रही थी, मैंने कहा हाय मैं तो बड़ा डर रही थी, मुझे सबने कहा तुम हारेंगी, कहने लगी नहीं नहीं बड़ा मेरी बेटियों को भी मज़ा आया। अच्छा मैंने कहा हमने पहले ये बनाते, कहती वो किस तरह था। मैं ये उनको सुना रही थी यही तुम्हारी आरजू में, और वो कि जिले सुभानी की खिदमत में आदाब लगाऊँ, जान के अमान पाऊँ, चॉइस करूँ, हंस हंस के बड़ी खुश होती थी। अच्छा हम कहीं गए प्राइम मिनिस्टर हाउस में, बड़े बड़े लोग थे वहाँ, राजीव गांधी आए हुए थे, बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत थी। तो मुझे बेचारी बचूंगड़ी को भी बुला लिया उन्होंने। अब बड़े मेहमान बैठे हुए, जहांगीर खान स्क्वाश वाले, अपने क्या नाम है अपना, छीमी आपा, सलीमा हाशमी, शुएब हाशमी, उस्मा गिलानी साहिबा, मैडम नूरजहां, मोहम्मद अली ज़ेबा, सब। अब बड़ी ये थी एक प्रेस्टिजियस सी महफिल। उसमें कहती हैं अली ज़रा सुनना इसने मेरी नकल कैसे की थी, सुनाई ज़रा किस तरह करके सी। मैं कह यहाँ तो नहीं, थोड़ा जिन्ना सुना, अली सुन तो सही ज़रा ये कत्ती क्या है ज़रा दे। तो इस तरह करके प्यार प्यार से मुझसे सुनती थी। और मैं इतनी डरी हुई थी उनसे कि सब ने कहा कि उन्होंने बेंजामिन सिस्टर्स को ये कहा था तुम्हें भी ठीक करेंगी। फिर अनवर साहब ने इजाज़त ली थी उनसे पहले, लेकिन मुझसे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं। एक्चुअली एक और बड़ी अजीब सी बात आपको बताऊँ, शायद मैंने एक दफ़ा पहले फैज़ में भी कही थी। कॉमेडी में करती थी, हमारी सारी फैमिली बहुत विटी है। मेरे अब्बा की फैमिली, अम्मी तो बेचारी ज़रा, हमारी अम्मी को हमेशा कहते थे पंच लाइन ख़राब कर देती हैं। कोई बात सुनाती थी फुस कर देती थी। मेरी पप्पी कहती थी भाभी तू ना सुनाया कर, तो पता है ना आए परवीन आते फिर ऐसी थी कि बंदा पेट पकड़ ले, कहती ये सारा काम ख़राब कर देती है। मेरे अब्बा के जितने कज़न्स थे, कोई डॉक्टर, कोई डेंटिस्ट, कोई फलाना, कोई मुसरत नज़ीर के जो हस्बैंड डॉक्टर अरशद मजीद है, वो मेरे अब्बा के सगे खालाजाद भाई हैं। एक मतलब महफिल ऐसी होती थी कि पेट पकड़ लें आप, सब नेचुरली ऐसे थे, विट सबका भरा हुआ था। वो तो नेचुरल हमारे अंदर है, हम सब बहनों में भी है, अब्बा की फैमिली में भी था, वो हमने इनहेरिट किया है। एक्टिंग जो है ये सीरियस वाली, ये भी करने लगी तो कुछ ना कुछ हो ही गया, मुझसे पता नहीं चला कैसे। नहीं, आपने बहुत अच्छे सीरियस कैरेक्टर, अभी उडारी में आपका कैरेक्टर। हाँ फिर मज़ा आ गया ना कैरेक्टर बनाने का। वो पीटीवी की ट्रेनिंग थी ना, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का। फिर सीता बागड़ी में, फिर बिल्किस कौर में उसके साटन के कपड़े होने चाहिए, फिर वो किद्दां इद्दां वाली पंजाबी बोले। फिर सहमा चौधरी का शरियार भाई बैठे हुए हैं, चौधरी साहब एवं ना करया करो चौधरी साहब, तुहानू कितनी बारी मना किया है। और शहरी भैया ने भी उस दिन, ये तो बड़े सीरियस काम करते हैं, तो ये तो ऐसे मेरे साथ मिलके ना
बस खूब नाचे भी और छिछोरपना भी अच्छी तरह हमने किया। तो कैरेक्टर्स बनाने का एक समझे ओरिएंटेशन पीटीवी से ही हुई और मज़ा भी आया, लेकिन मज़ा सब में आता है, दोनों चीज़ों में आता है। अभी ज़ेबाइश जो मैंने किया है, मेरा लिखा हुआ ये 11वां सीरियल है, क्योंकि इतना गैप होता है तो मैं अपने आप को राइटर नहीं कहती। इसमें एक बड़ी आइकॉनिक फिल्म एक्ट्रेस, टेलीविज़न आर्टिस्ट बनी हुई है, समबडी लाइक बुशरा अंसारी। तो वो भी एक डिफरेंट सा लुक है, आप देखेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत चलेगा। अच्छा, आपकी तीनों दोनों बहनें भी एक्टिंग में ही हैं, जी। सुंबुल आपा भी और अस्मा आपा भी। जी, नीलम के अलावा, नीलम तो हाँ, अफसाना वो तो निगार शायर, है। हाँ, शायरा भी हैं, हाँ, अफसाना है। नीलम अब कभी-कभी लिखती हैं। गवांडर ने उन्होंने लिखा था ये पीस सॉन्ग जो पिछले दिनों हमारा काफ़ी सुना गया और असर किसी को भी नहीं हुआ। उस वक्त तो हुआ था, अब तो उसके बाद उसने और ही छुरी फेर दी सब पे। अच्छा, अल्लाह ही माफ़ जितने अब्बा कंजर्वेटिव थे, चारों बहनें ही आ गई। नहीं, अब्बा एक्चुअली इस काम के खिलाफ नहीं थे। अब्बा थोड़े इनसिक्योर थे। आपको अंदाज़ा है कि पंजाब में थोड़ा माहौल है ऐसा कि जिसमें उनको था कि मुझे अपनी बेटियों को लोग मैं भेजूंगा, उनके ख्याल में मेरिया सोहनिया सोहनिया तियां ने, मैं उन्होंने गाना सिखा के सिंगर बना दे, फिर की करांगा। तो बात तो वही थी, और कहते थे भाई शादियाँ करो, अपने घर जाओ, फिर आपका जो दिल चाहे, जैसे कि सबके माँ बाप ऐसे कहते हैं। लेकिन अब्बा हमसे गाने सुनते थे, बड़े खुश होते थे। अम्मी और हमको कोई मुश्किल गाना कहते थे, ए हुण याद करो तो सुनाओ। फिर एक दफ़ा कहते हैं तुसी किन्नियां चंगियां हो, मैनू किन्ना अच्छे गाने सुनांदियां हो। तो अब्बा अप्रिशिएट बहुत करते थे, लेकिन बस हमें उन्होंने गाना नहीं सिखाया, अपनी बीवी को सिखा दिया। अच्छा, ऐसे घर में आप रहीं जहाँ पे अब्बा आपको अप्रिशिएट भी करते थे, गाना भी सुनते थे। आजकल का जो हालात हैं, जिसमें आप देख रही हैं कि वो जबरन शादियाँ भी हो रही हैं और ये सब कुछ रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, तो डिफरेंस कितना ज़्यादा फील करती हैं? आजकल के मुझे लगता है जो आपकी जनरेशन के लोग हैं, शो बिज़नेस के अलावा भी थोड़े से मुझे लगता है क्लियर है। हमारे जनरेशन के जो मर्द थे वो कंफ्यूज थे, क्योंकि उनकी अपनी वालदाएँ जो थीं या उनके घर के माहौल में बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव कहना चाहिए, या उनकी सिंपल सी माएँ थीं, एजुकेशन भी इतनी नहीं थी। मेरी हालांकि दादी उस वक्त अदीब आलम और क्या कहते थे उसको, वो करते थे ना, एक मुंशी फाजिल के कोर्सेज किए थे, वो हर वक्त नावल पढ़ती थी, हांडी पका रही होती थी, हर वक्त किताब हाथ में थी। तो वो एक बेसिक लेवल की एजुकेशन सबके पास तो नहीं थी। तो उस तरह से उन्होंने घरेलू माएँ देखी थी, फिर उन्हें थोड़ी सी प्रोग्रेसिव लड़कियाँ अपने घर में लाए, और वो इन बिटवीन दीज टू ट्रेंड्स कन्फ्यूजन में आके इन्होंने थोड़ा मिस हैंडल किया अपनी बीवियों को भी और अपनी। अब के जो बच्चे हैं लड़के, वो जिनकी बीवियाँ बैंकर्स भी हैं, वो भी क्लियर हैं कि ये काम करेंगी। आर्टिस्ट भी जैसे कि आप हैं, और भी बहुत से आर्टिस्ट लोग हैं। डॉक्टर्स भी समझते हैं कि इनको सिर्फ घर में नहीं, मतलब मेजॉरिटी तो नहीं, लेकिन काफ़ी बेहतरी आई है हालात में। उस हवाले से मैं कहती हूँ कि विमेंस डे में, अब इस दफ़ा के विमेंस डे में, इस साल के विमेंस डे में और 40 साल के विमेंस डे में बहुत फ़र्क आ गया है। आपको बहुत सी वर्क प्लेसेस पे ख़वातीन काम करती हुई नज़र आती हैं, सिक्योरिटी में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, बड़ी बड़े जहाज़ उड़ाती हैं, बड़ी बड़ी फ़ौज में कितनी हैं। तो उस तरह से तो काफ़ी फ़र्क आया है, सिवाय एक मखसूस तबके के जो ज़ाहिर एजुकेशन की कमी की वजह से औरतों के हुकूक। अच्छा बुशरा जी, आपकी भांजी ज़ारा नूर अब्बास अभी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हैं। आपकी दोनों बेटियां नहीं नजर आई। मेरी बेटियां बिहाइंड द कैमरा समझ लें, मीरा छोटी, वो कभी कभी मॉडलिंग करती है। मगर एक बात मुझे याद, और नरिमान जो है वो फोटोग्राफर है बाय प्रोफेशन, अब ज़रा टोरंटो में जाके उनको मौका नहीं मिल रहा। साकिब मलिक के साथ एसोसिएट डायरेक्टर भी थी, और काफ़ी इंटेलेक्चुअली बड़ी रिच है वो, बड़ी वाली। वो मेरे अब्बा पे सीधी चली गई है, उसने नीली कमीज़ के साथ हरी शलवार, और हरी शलवार के साथ काला परांदा, और काले परांदे के साथ ऑरेंज चूड़ियाँ पहन के चले जाना कहीं, उसको कुछ पता नहीं है। लेकिन वो वैसे बहुत इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग बच्ची है। मीरा बड़ी ब्रांडेड और बहुत मॉडल है, मतलब प्रिटी भी बहुत है और वैसे। लेकिन मैं देखती हूँ, मुझे बानो कुदसिया साहिबा का एक जुमला याद है, किसी ने उनसे ऐसे सवाल किया था कि आप दोनों इतने रिच हैं इंटेलेक्चुअली, और आपका इतना विजन है, सब है, आपके बच्चे उस तरह से सामने नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बड़े सायादार दरख्त जो होते हैं, उनके नीचे जो पौधे होते हैं, उनको धूप नहीं मिलती तो वो पनपते नहीं हैं। यही बात है। और भी किसी फील्ड में लोग होते हैं, उनके बच्चे जब सहूलत से हो जाते हैं ना, तो शायद सहूलत आपको बहुत सारी स्ट्रगल से रोक देती है।
हमारे बच्चे आराम से एयर कंडीशन गाड़ियों में रहते हैं, उनके पास अपने घर है माशाल्लाह। हमने ही मेहनत की, हमारे अब्बा के पास तो घर ही नहीं था, बड़े प्यारे अपने दामाद के साथ रह के चले गए, बट वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। हम बसों में स्कूल जाते थे, पब्लिक बस में जाते थे, लटक लटक के डंडों से मैं स्कूल गई हूँ। 2 बसें बदलती थी, सुकड़ी सी में थी, भूख भी लगती थी, रोना भी आता था, मगर वो आई थिंक दैट हैज़ केप्ट मी गोइंग। अब तक मैं खड़ी हूँ, काम करती हूँ, मेरे अंदर से वो एक एनर्जी अल्लाह ने जो भरी है वो उस स्ट्रगल्स की वजह से है। वो स्ट्रगल, वो एक मिडिल क्लास लिविंग, उसने बड़ी ताकत बख्शी हम सबको। हम मेंटली भी बहुत स्ट्रांग हुए और हम अभी तक हमारे अंदर से वो सोल जो है वो चल रही है, ऐसा ही है। तो बुशरा जी, जिस इंडस्ट्री में हम हैं वहाँ पे अक्सर देखने को आता है कि अदाकार या अदाकाराएँ या राइटर डायरेक्टर, वो जब उनका डिक्लाइन आता है तो बिल्कुल कोई पूछता भी नहीं है यहाँ, और गवर्नमेंट भी नहीं, लोग भी नहीं, दोस्त भी नहीं। जी। और ऐसे माहौल में आपको हम देख रहे हैं, आप वन ऑफ द फ्यू हैं जिन जिन जो उस वक्त भी ए लिस्टर थी और आज भी माशाल्लाह ए लिस्टर हैं। आप उस वक्त भी फ्रंट रो में फ्रंट सीट पे थी और आज भी वहीं पे हैं, और आपने ये सारा काम बग़ैर ब्रेक लिए किया है। बच्चे भी आपके माशाल्लाह सेटल्ड हैं, घर भी बना लिया आपने, जो आपके ड्रीम्स थे वो भी पूरे हो गए, और आप एक ए लिस्टर हैं अभी तक। ये कैसे किया आपने? आपका शुक्रिया, आपने मुझे ये लिस्टर कह दिया। स्कूल में तो मैं मसा मसा ही पास होती थी वैसे। पंजाबी में कहते हैं मसा मसा, मतलब एक्चुअली तो ये कि मुश्किल से। मैथ्स में तो बिल्कुल ही 1 नंबर से पास होती थी ना, वैसे अंग्रेज़ी और फ़ारसी में अच्छी थी। मेरा ख़्याल है थोड़ा सा किसी भी फील्ड में हो, फोकस चाहिए है। फोकस टूवर्ड्स योर वर्क, टूवर्ड्स योर लाइफ, टूवर्ड्स योर फैमिली। पर्सनल फ्रंट पे नाकामी भी होती है, जो कि मुझे हुई, लेकिन उसका ढंढोरा पीटना ज़रूरी नहीं होता। सभी की ज़िंदगियों में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं, और हमेशा कंपैटिबल पार्टनर नज़र आने वाले हमेशा नहीं होते। कई दफ़ा सिंगल पेरेंट्स होते हैं, लेकिन कई दफ़ा साथ रहने वाले भी सिंगल पेरेंट होते हैं। तो उस तरह से अगर आपने फोकस कर लिया कि भाई बच्चे हैं, बेटियां या बेटे जो भी हैं, उनको एक जगह, एक मंजिल पे पहुंचाना है, और उनको लेकर ही चलना है साथ, और साथ साथ काम भी करते जाना है, फिर एक इमेज को भी रखना है। तो उस कोशिश में कहीं ना कहीं कामयाबी हुई, लेकिन सोशल मीडिया का बेड़ा गर्क हो, उन्होंने तो मुझे फेल ही कर दिया ना, बिल्कुल ना। बिल्कुल ही फेल आ गई, मैं पास भी नहीं आई। ये मेरा अगला सवाल था, सोशल मीडिया के बारे में क्या सोचती हैं आप? सोचती हूँ, दिल चाहता कि मतलब तीली लगा दूँ उनको। नहीं, अफसोस की बात है कि वो जाहिलों के हाथ में आ गया, और बहुत से लोगों को परेशान कर रहे हैं वो लोग। पर्सनल चीज़ें लोगों की इस तरह से हाईलाइट करके पैसे बनाते होंगे। मैंने सुना, मुझे तो यही नहीं पता था पैसे भी बनते हैं। किसी ने कहा वो आपकी फ़लानी खबर चला चला के अगले ने इतनी लाइक्स और पता नहीं क्या फॉलोअर्स होते हैं वो कर लिए हैं। मुझे कुछ नहीं पता कि कौन से किसके मेरे फॉलोअर्स। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ा कोरोना वायरस है, और उसका कोई इलाज नहीं है। बहुत दूर तक मैं गई, मैंने पता नहीं क्या क्या ना किया, किस किस की मिलते, उन्होंने कहा जी दफ़ा करें, दफ़ा। बुशरा जी, इंडिया से ऑफर आई आपको? अच्छा, मज़े की बात ये कि इंडिया में जब काम करने लोग जाते थे ना, तो शुरू हुआ धीरे धीरे सिलसिला। तो बड़े छोटे मोटे हर तरह के लोग खुद भी जा के झपटते थे काम। कईयों को उन्होंने खुद बुलाया, मेरी वहाँ दोस्तें हैं 2-3, उन्होंने कहा सबा कमर की, माहिरा की, फवाद की और अली ज़फ़र की लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनको खुद बुलाया गया है। बाकी जिन्होंने खुद ही ज़ोरा ज़ोरी काम किया, उनको लोग वहाँ पे नहीं ज़ाहिर है मोहब्बत से याद करते। तो मैं 2-3 बार गई। मेरी दोस्तें हैं वहाँ, एक जर्नलिस्ट है इंडियन, और एक उशाला है अमजद ख़ान जो गब्बर सिंह है उनकी वाइफ है, बहुत अच्छे लोग हैं। एक मेरी और दोस्त राइटर भी हैं। खैर, मुझे जब किसी ने कहा इंडिया गई भी थी, फिल्म में बुलाया, मैंने कहा नहीं, मुझे तो किसी ने बुलाया ही नहीं कभी, मुझे तो वो जानते ही नहीं है। कहा कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने कहा मैं ऐसे ही सच कह रही हूँ, मुझे तो नहीं बुलाया, मैं तो खुद ही से गई थी मिलने मिलाने, शॉपिंग करने। अब जो पिछले साल बहुत शदीद बुलाया, और तकरीबन मैं और सवेरा नदीम साइन करने वाले थे। बहुत बड़ा बैनर था, क्या है उनका नाम, वो जो रानी मुखर्जी के ससुराल वाले, यश राज। हाँ ये। तो कोई सिखों की अम्मा का रोल था, और अक्षय कुमार। तो ये तो वो पहले मैं उनको कहा देखें आप, उनकी कोई कास्टिंग डायरेक्टर थी पंजाबी बोली, मैं कहती थोड़ी तो फिल्म कोई लगन नहीं देगा, तुसी किस लिए मैनू लै रहे हो, फिर तुसी लाओगे तो थोड़े पोस्टर फाड़ देंगे। उन्होंने कहा नहीं असी गल कर ली तो फलाना फलाना। खैर, सवेरा से मुझसे काफ़ी बात डेवलप हो गई, पैसे भी तय हो गए कहाँ मिलेंगे। हम जा रहे थे दुबई, तो पुलवामा हो गया।
तो हम अपने घर ही रह गए। अच्छा, मुझे किसी हमारे दोस्त हैं वो बड़ा न्यूमरोलॉजी वगैरह करते, तो उन्होंने मुझे कहा आपको इंडिया में यूँ फेम मिलने वाला है वो। मैंने कहा कैसे, क्या कुश्ती में मिलेगा? अभी तक तो बुलाया नहीं। वो तो अब पता चल रहा है, वो हमारा एक एक ड्रामा देखते हैं, 50 करोड़ फ्रेंड्स रिक्वेस्ट आती हैं, कब? गंवाडने के बाद। पागल ही हो गए वो, तो मुझे समझ ही नहीं आई। मतलब उनके लाइव चैनल्स पे उन्होंने हमको लिया, मैंने कहा है हमको तो नहीं आता ही है, कैसे जाते हैं स्काइप पे? मैं कहीं शूटिंग करी थी, उन्होंने हमारे टेक्निकल स्टाफ को कहा प्लीज़ ये फलानी ऐप लोड करें, और 6 लोग थे पैनलिस्ट बैठे हुए, उनके पॉलिटिशियन गवांडने, और वो चला रहे और कह रहे हैं आप पीस एक्टिविस्ट हैं, आप बुशरा जी इस वक्त इंडिया में हाउस होल्ड फलान है। मैंने कहा सुमा हमसे क्या हो गया ये? तो अब वो 50 करोड़ लोगों ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, मैसेंजरों पे सिखों ने पता नहीं क्या, तो मुझे लगा कि ये एक छोटा सा पीस का मैसेज ऐसे लोगों के दिलों को हिला गया। अब वो कह रहे हैं कि भाई हमको आपसे बहुत प्यार है, लेकिन अब तो हमको वहाँ लड़ाई पड़ गई। तो बुशरा जी, पॉलिटिक्स के बारे में क्या कितना इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में? मैं गंदी बातें नहीं करती। मतलब ऑन अ सीरियस नोट, आप कुछ भी करते हो, किसी भी फील्ड में हो, आपको रिस्पेक्ट चाहिए होती है ना। चाहे आर्टिस्ट हो, डॉक्टर हो, अखबार नवीस हो, अदीब हो, पेंटर हो, आपको रिस्पेक्ट चाहिए होती है। जिस काम में रिस्पेक्ट नहीं है वो क्या करना। कई दफ़ा ऑफर हुआ था मुझे भी। नहीं, लेकिन सिर्फ पॉलिटिक्स में जाने के लिए नहीं, वैसे पॉलिटिक्स आपको इफेक्ट करती है? अफसोस ही होता रहता है हर वक्त। वोट देती ये हैं? मेरी स्मार्टनेस का राज ही है। लोग कहते हैं आप इतनी फिट कैसे? मैं गम खाती रहती हूँ हर वक्त। पाकिस्तान की मुस्तकबिल का गम, सियासत में मोरालिटी ख़त्म हो जाने का गम कहीं भी नहीं है। मुझे एक पॉलिटिशियन जिनकी मेरे दिल में इज़्ज़त है, वो मलिक मिराज खालिद थे, जो बस में मेरे अब्बा के घर आते थे। वो थे मेरे पास, सोच सोच के परेशान हूँ कि मुझे कोई दूसरा आदमी नहीं याद आ रहा कि कौन था जिसके पास कोई मोरालिटी थी, और वो मुझे वाकई बस में आते थे हमारे घर। तो ऐसे लोग नहीं हैं अब। वोट देती हैं? हाँ, वोट की दफ़ा तो पिछली दफ़ा क्या हुआ कि हम तो वहीं चले गए टोरंटो, हमारी तो किसी ने क्लास ले ली। मैं साथ था। एक्चुअली पता क्या हो रहा था, सच्ची बात ये नहीं, उससे पहले दिया था। किसी ने कहा इलेक्शन आगे हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे, ऐसी अफवाहें थी। और हम टीवी के अवार्ड्स में हम जा रहे थे, चूँकि कुछ परफॉर्मर्स को ले गए थे वो 6-7 लोगों को, और उनके टेक्नीशियन तो 2 महीने से वहाँ सेट लगा रहे थे। तो जब वहाँ चले गए तो हमने रियलाइज़ किया कि बड़ी गलती हो गई, वोट दे के आ जाते, और ये हमने बहुत बड़ी गलती की, जिसकी वजह से आज हम ये दिन देख रहे हैं। मतलब यहाँ रह के वोट ना देते तो अच्छा था। अच्छा, डेमोक्रेसी या डंडा? अब तो वैसे कहने को दिल चाह रहा है, हालांकि क्या कह देंगी आप? डंडा ही ठीक था वैसे शायद। वाकई बेहतर था? डंडा ही ठीक था। बस इतना ही काफ़ी है। मेरे अब्बा ना हो जाए कब्र में से उठ के कहीं, बहुत गुस्सा करेंगे वो। काम कैसे चूज करती हैं? स्क्रिप्ट तो आपके पास बहुत सारे आते होंगे, क्या मेन चीज़ है जो आप देखती हैं, जो बुशरा अंसारी देखती हैं कि आपके ड्रामे इतने अच्छे होते हैं? अल्लाह का एक तो पहले बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे अब मजबूरी नहीं है काम करने की कोई, और जब मजबूरी थी तो काम ही नहीं था इतना, क्योंकि पीटीवी पे तो थोड़े थोड़े ड्रामे होते थे, और कभी कभी एक सीरियल करती थी, वो भी पहले बच्चों के इम्तहानों के दिन चेक करती थी कि भाई आप सोचे 20 साल में टेलीविज़न में मैंने सिर्फ 6 सीरियल किए हैं, लोगों ने बहुत सारे किए। मैं चूँकि घरेलू लाइफ और बच्चियों के इम्तहान और उनके टेस्ट और उनके फलां, उसके लिए सिर्फ ये था कि मैं नज़र ज़्यादा आती थी, क्योंकि मैं हर ख़ास प्रोग्राम में होती थी, मैं हर म्यूज़िक प्रोग्राम में गाती थी, मैं हर अवार्ड शो में आगे कूद रही होती थी खड़ी हुई, तो मैं नज़र बहुत आती थी। उस तरह देखा जाए तो मैंने अल्लाह के शुक्र से मैंने वो सिक्योरिटी कर ली थी कि मुझे मजबूरन काम ना करना पड़े कि फल्ला बिल देना मकान का, नहीं। तो मैं फिर थोड़ी सी देर में आई प्राइवेट काम में, प्राइवेट प्रोडक्शंस में थोड़ा लेट आई, और फिर थोड़ा सा चूज़ी हो सकी कि मुझे बेसिक लेवल की मजबूरी नहीं थी, मगर फिर भी कहीं कहीं मैंने 2-4 दफ़ा मारी है झक, थोड़ी सी मारी है, ज़्यादा नहीं मारी, लेकिन कोशिश यही होती है कि सास बहू वाले ड्रामे में ज़्यादा ना करूँ। 2-3 किए हैं वो जो मुझे याद ही हैं, इतने थोड़े किए हैं। एक तो था रफ़त आपा की बहुएँ, मतलब ये भी कोई नाम है, और एक था कोई नौलखा, मतलब बुरा नहीं कहती लेकिन मेरे टाइप के नहीं थे। एक शायद और था बेदर्दी चले, उसमें भी था एड्स के ऊपर कोई। तो ऐसे 2-3 ही मिसालें जिसमें मैंने शायद कुछ बहुत मज़ा नहीं लिया। बाकी कोशिश यही है कि कोई ना कोई, बिल्किस का और बहुत मज़े का प्ले था, बहुत कैरेक्टर मज़े का था,
फिर ये उडारी वाली शीना का मज़ेदार था, साइमा चौधरी का एक मज़ेदार था। सो मौका मिलता है तो मैं ख्याल कर लेती हूँ कि कोई ऐसा ही काम हो जो मुझे करना चाहिए। बुशरा जी, आजकल एक बहुत ज़्यादा इशू छिड़ा हुआ है, खलील रहमान कमर, आपने भी उस पर बात की। बहुत सारे लोगों की बहुत सी राय है। सबसे पहली बात तो ये है, कोई भी हो, उनका तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहती, मेरा ये मसला है। हालांकि मैं उनकी डायलॉग की बड़ी मद्दाह रही हूँ, उनकी शायरी की भी बहुत मद्दाह हूँ। क्या कमाल गाना लिखा है, जो हकीकत है वो तो कहनी चाहिए ना। लेकिन अच्छा होता अगर उनकी तरबियत की जाती घर में, उनको बात करने का सलीका सिखाया जाता, उनकी वोकैबलरी कुछ कम होती तो अच्छा था, कुछ मखसूस लफ्ज़ों की। अच्छा होता कि वो तमाम नाजेबा लफ्ज़ या नाजेबा अशिया के नाम ना ले पाते, बेहतर होता। और सिर्फ लिखते ही रहते, क्योंकि लिखने वाले लोग तो बहुत खूबसूरत उनका एक होना चाहिए रवैया। हमारे पास तो लिखने वाले ऐसे लोग हैं, हमारे तो रोल मॉडल्स हैं। मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ, हमारे वालिद के घर में ऐसे लोगों का आना जाना था। इब्ने इंशा ने मेरा नाम रखा, मुमताज़ मुफ्ती की गोद में मैं खेली, कुदरतुल्लाह साहब आते थे, किश्वर आंटी आती थी, बेशुमार मुन्नू भाई हर वक्त आते थे। मतलब तो शायद ये उठना बैठना, हालांकि मेरे अब्बा बड़े मुँहफट मशहूर हैं, वो भी इनको बहुत पता है। लेकिन ऐसा नहीं था कि किसी औरत को यूँ बैठ के आप उड़ा दें। और किसी औरत को मैं तो पता क्या कहती हूँ, जो जुमले अदा किए गए, अगर कोई औरत भी किसी आदमी को कहती कि तुम्हारा जिस्म या तुम्हारे बारे में, वो भी बहुत बुरी बात थी। अगर कोई औरत भी कह देती, किसी मर्द को कह देती कि तू क्या, तो तेरी औकात क्या, तो तू फलां, तो तू नहीं, जो चीज़ गलत है वो गलत है, उसको गलत कहना ही होगा। ज़िंदगी के गोल्स क्या हैं बुशरा जी? बढ़े चलो, बढ़े चलो। एक्चुअली व्हाट कीप्स मी गोइंग इज़ जो एक क्रिएटिव ड्राइव है अल्हम्दुलिल्लाह, वो आप कुछ ना कुछ सोचने पे मजबूर करती है कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। अभी मेरे सीरियल की शूटिंग ख़त्म हुई है, ये साल मैंने कुछ 6 महीने लिखने में लगाए। फिर मैं किसी एक हॉस्पिटल की चैरिटीज़ करती हूँ, मैं उनके साथ बाहर गई हुई थी, फिर मैं दोबारा जा रही हूँ परसों। उसके बाद आके मैंने ज़ेबाइश की शूटिंग की 2-2.5 महीने। अब मैं फ़िलहाल सीरियल नहीं करूँगी, चाहे मेरे पास ऑफ़र्स आएँ या आ रही हैं। अब मैं कुछ और, मैं जो 1-2 गाने बनाने मज़े के, मस्ती वाले। फिर उसके बाद मैंने कुछ, कनाडा में बेटी है, उसके साथ कुछ सोचा हुआ है। सो कुछ ना कुछ दिमाग में आता रहता है कि अब नेक्स्ट चेंज होना चाहिए। और हाँ, आपने एक बात की थी, वो हम बीच में निकल गए कहीं और। एक वक्त ऐसा बीच में आया था कि मैं कॉमेडी से बहुत भाग गई थी, और वो रवैये ऐसे थे जो कि शायद अब भी कहीं हैं, जो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने देखा कि अमानुल्लाह साहब को कब्रिस्तान में दफनाने नहीं दिया जा रहा था। वो एक मौलवी साहब खड़े हुए थे जो कह रहे थे कि यहाँ वो मीरासी नहीं दफन होगा। मीरासी क्या होता है? जिसकी मीरास होती है, ये आपकी हेरिटेज है। तो फिर उनको, खैर वो जो हमारे मिनिस्टर हैं लाहौर में, जो बहुत बात करते हैं, चौहान साहब, उन्होंने शायद वहाँ पे, तो ये जो रवैया है ना, ये आपका जहन छोटा दिखाता है। उस वक्त जी शेम, बहुत शदीद शेम। शेम। तो एक वक्त ऐसा था, मैं जब ये करती थी बिजली और शोशा और इस तरह की 50-50, तो उस वक्त कारवां एक लिखा था जो अब्दुल कादिर जुनेजो साहब ने, जिसमें रूही बानो काम करने वाली थी। फिर कुछ बवजूद उन्होंने काम नहीं किया, तो बाद में बहुत इसरार किया गया इकबाल अंसारी साहब से कि मुझे ले ले, क्योंकि मैं गाती वाती भी थी और थोड़ी सी थरवर की भी लग रही होंगी, कहीं से बंगाली भी लग जाती हूँ। तो उन्होंने मेरे सामने ही, मेरे शौहर थे हालांकि, लेकिन वो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं भाई, ये कमर्शियल काम करती हैं और ये कॉमेडी करती हैं, ये नहीं। मैं चुप रही, क्योंकि एक बीवी की तो बेचारी की कोई इज्जत ही नहीं होती, आर्टिस्ट की थी। मेरी कच्ची तो हुई, मगर मैं यूँ रही ना, जैसे मैंने सुना ही नहीं कुछ ना। मैं ऐसे करके बच्चों की कोई नैपी धो रही होंगी, कुछ पता नहीं क्या, कोई दूध बना रही होंगी। तो मगर 3-4 अखबारों से आया कि भाई आप बुशरा भाभी को क्यों नहीं लेते, भाभी कर सकती हैं, बुशरा को ले, बुशरा को ले। उन्होंने कहा नहीं भाई नहीं, ये कॉमेडी करती हैं, इनका नहीं है ये काम, वो मैं फलाने को। आखिर उन्होंने हुमा अकबर को लिया, बड़ी अच्छी लगी वो, बड़ा अच्छा किया उसने। उस वक्त मुझे बुलाया मोहम्मद निसार हुसैन ने एक प्ले के लिए, और मैं रोते रोते गई उनके पास। मैंने कहा मैंने एक सीरियस प्ले करना है। उन्होंने मुझसे बानो कुदसिया साहिबा का वो प्ले करवाया, रात गए, जिसका मैंने जिक्र किया। अच्छा खैर वो तो हुआ, उसमें मैंने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ले लिया, और इकबाल अंसारी साहब की जो हीरोइन थी उस मासद के, उसको तो मिला नहीं, मुझको ही मिल गया। वो मेरी दोस्त है बहुत प्यारी।
उसके बाद मैंने कहा, मैंने कसम खा ली मैंने कॉमेडी नहीं करनी। मैंने अपने माइंड में ये सोचा कि रंगीला साहब की बड़ी लोग उनको बहुत प्यार से याद करते हैं, लेकिन जो मोहम्मद अली साहब की जो तकरीम है ना, वो रंगीला साहब की नहीं है। दैट मीन्स कि आप कॉमेडी करने वाले को ज़रा बी ग्रेड रखते हैं और जो सीरियस एक्टर होता है उसको आप वैल्यू देते हैं। ये हमारा एक जनरल रवैया है। मैंने कहा जी मैं तो कॉमेडी करूँगी नहीं, बस सब बकवास है, मैंने करनी नहीं। जब ये शो टाइम शुरू हुआ तो अनवर साहब और कैसर फारूक हमारे प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं सॉरी, मैं स्किट्स वगैरह मज़ाहिया काम नहीं करूँगी। अब मुझे इतनी बुरी तरह रिजेक्शन मिली है घर से ही, मुझे करना ही नहीं है। खैर उन्होंने कहा चलो हम कंपेयर करते हैं। मैं, मोइन अख्तर और अनवर मकसूद साहब तीनों उसके होस्ट थे, अगर आप में से कुछ लोगों को याद होगा। फिर ये सलमा आगा, मसरत नज़ीर, मैडम नूरजहाँ वाली चीज़ें, तो भी मैं तो मनमाने के दिन दे रही थी। मैंने कहा मुझे मजाक करना ही नहीं है, मुझे चिढ़ हो गई मजाक से, मैं इतनी ह्यूमिलिएट हुई, इतनी हर्ट हुई। वो मैंने किया तो एकदम से बम फटा उस वक्त। तो मैं कहने की बात यह है कि रवैये जो है ना हमारे, हम बांट देते हैं कि आपने फवाद ख़ान को जो वैल्यू देनी क्योंकि वो सीरियस काम करते हैं, वो आपने शायद किसी कॉमेडियन को नहीं देनी, क्योंकि आप कहते हैं तो हंसी मजाक करता रहा। वो बहुत मुश्किल काम है। ये अमानुल्लाह या सुहेल अहमद या हिना दिल पजीर, ये जो कुछ करते हैं ये आम लोग नहीं कर सकते। मतलब चले थोड़ी बहुत मैं भी उसमें शामिल हूँ। सो इस माइंडसेट को थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। मगर बाद में मैं फिर आराम से, फिर मैंने साइमा चौधरी बहुत सालों बाद कॉमिक किया काम, जो फिर बाद में आपको अंदाज़ा है कि क्लिक। चलिए शुक्र है आपने ज़्यादा उसको सीरियसली नहीं लिया बात हाँ, को। क्योंकि मैंने सीरियस एक्टिंग में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ले लिया था ना, ले लिया। अच्छा, मुझे रिसेंटली एक सीरियस एक्टर ने कहा, जो बहुत ज़्यादा सीरियस एक्टिंग करते हैं, उन्होंने कहा कि यार तुम तो कॉमेडी करते हो ना, तो तुम्हारा तो काम आसान है, हाँ सीरियस एक्टिंग बहुत मुश्किल होती है। तो मुझे हैरत इस बात हुई कि इसको ये आइडिया भी नहीं हो रहा कि क्या क्या रहा है। ऐसे माशाल्लाह यासिर ने आंगन टेढ़ा के मेरी आंखों में आंसू आ गए। यानी मुंह फेरो तो पता चलता है कि सलीम नासिर साहब खड़े हैं। तो ये कोई मजाक नहीं था। एक एक इंच, एक एक आपके पोर पोर उस वक्त एक्टिव होता है, ख़ासतौर पे स्टेज पर तो बहुत आसान काम नहीं है कॉमेडी करना। मोइन साहब के साथ आपका एक दोस्ती तो थी, लेकिन स्क्रिप्ट्स को लेके 36 का आंकड़ा भी था। नहीं वो करता था अनवर साहब से कि बड़ो मुझे दिखा, तू उसको क्या दे रहा है, मुझे दिखा पहले ना। तो वो तो तू तड़ाक करते थे आपस में, कहते भाई मैंने उसके लिए नहीं पहले मुझे दिखा, इसको क्या दे रहा है। तो ऐसे मजाक में था, कोई वो नहीं था। बल्कि मैं, वो कई बार जब स्टेज पे मुझे इंट्रोड्यूस कराता था, वो इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर देता था, मैं कहती थी बहुत झूठा है। वो कहता था मैं काम करते हुए बुशरा के साथ खड़ा होता हूँ तो मैं बहुत संभल के काम करता हूँ। आई थिंक ये उसका प्यार था। मोइन अख्तर का भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जिस तरह वो, अब जब लोग मुझे कहते थे आप औरतों की मोइन अख्तर हैं और वो मर्दों के पता नहीं बुशरा अंसारी, आई यूज्ड टू फील वेरी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट। और बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मोइन अख्तर भी एक ही थे। और मोइन अख्तर की देखिए, मेरा थोड़ा बैकग्राउंड कल्चरली बहुत रिच है। मेरे फैमिली में लिटरेचर है, म्यूज़िक है, एक बैकग्राउंड है। उनके तो ना आगे ना पीछे कोई ख़ानदान में दूर दूर तक नहीं था जिसका इस तरफ रुझान हो। फिर भी एक इंसान इतना कमाल कर गया कि ऐसा कमाल कोई और कर नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। बुशरा जी, बहुत सारे आपके साथी दोस्त जो अब नहीं हैं आपके साथ, जिनके साथ आपने काम किया, चाहे वो सलीम नासिर साहब हों या वो मोइन साहब हों, और भी बहुत सारे, लतीफ़ कपाड़िया, काजी वाजिद साहब, बहुत रीसेंट। कौन ऐसा है जो आपको बहुत ज़्यादा, जिनकी बातें याद आती हैं कि बैठे बैठे याद आ जाती है? काजी भाई, देखिए सब मुझसे बड़े थे, मतलब मोइन भी थोड़े से बड़े थे, लेकिन काजी भाई और लतीफ़ कपाड़िया भाई, ये तो लोग ऐसे थे जो एजुकेट करते थे। काजी भाई ख़ास तौर पर टोकते थे फ़ोन करके, अरे मेरी बात सुनो, झंडे गाड़ी हो तुम माशाल्लाह, मैं सदके जाऊँ तुम्हारे, सुनो ये बात यूँ नहीं कहनी थी तुम्हें, अब यूँ कहना। एक अच्छा काजी भाई, तो वो चीज़ें, उनके तो जुमले हम सब याद करते हैं, मतलब सब को याद आते हैं। काजी भाई सबसे ज़्यादा याद आते हैं। लेकिन वो या सुबहानी भाई या महमूद अली भाई, ये सब लोग, मैं जब आई हूँ कराची तो मैं 21-22 साल की बच्ची थी। मुझे तो मुतल्लत हुसैन साहब, ये सबके, इन सब के बीच में बैठना ही एक बड़ा वो था कि टाइम पे आना है, डिसिप्लिन रहना है, बैठना कैसे है, कोई बकबक नहीं करनी। और मैं बच्ची ज़रा थोड़ी सी ज़ाहिर एक शौक सी थी। बल्कि मज़े की बात आपको बताऊँ, एक दफ़ा नईम बुखारी और मैं, हम लोग इलेक्शन की ट्रांसमिशन होती थी ना, रात भर होती थी, और उसमें बीच बीच में आइटम्स भी होते थे, ड्रामे होते थे, ख़ास ट्रांसमिशन में मज़े मज़े के, तो होस्ट बदलते थे। मुस्तनसर साहब के साथ कोई होता था, को कॉम्बिनेशंस होते थे। तो मैं नईम बुखारी साहब के साथ बैठी हुई थी, वो भी बड़े मज़े के हैं। आधी रात को कोई, हम रिज़ल्ट बता रहे थे, साथ साथ हम गप्पे लड़ा रहे थे, तो बार बार ख़ानदानी मनसूबाबंदी का ऐड चल रहे थे।
उस ज़माने में तो ऐड चलते थे कि पता नहीं कम बच्चे खुशहाल घराना या कुछ ऐसी पता नहीं वक्फा ज़रूरी है टाइप। मैं लाइव शो में मुझे अकल ही नहीं आई, मैंने कहा बुखारी साहब ये आधी रात को क्यों दिखा रहे हैं कम बच्चे खुशहाल घराना है इसका तो ये क्या बात होती है, बार बार कह जाने वक्फा ज़रूरी है आधी रात को कि ये क्या मतलब है इस। तो बाद में जब मैं उतरी तो ज़हीर भट्टी साहब थे कहते चुप कर जा, खत फालतू गल्ला ना करेगा। मैं कहा है हाँ हाँ मैंने क्या कह दिया, तो पता ही नहीं था कि क्या बोल रहे हैं उस। अब तो कुछ भी लोग बोल जाते हैं, तब इतना एक बातचीत में सेंसरशिप अपने अंदर ही होता था, अब तक वो है। अब तो मैं आपके साथ बात कर रही हूँ ये, लेकिन हमारे अंदर जो पीटीवी का सेंसरशिप सेल्फ सेंसरशिप था ना, उसने बड़ा एक अच्छा एक मज़े का माहौल रखा हुआ था हमारी। तो ये याद ज़्यादा काजी साहब आते हैं, काजी साहब बहुत याद आते हैं, मुइन वेट भी उनका बहुत कमाल था। बहुत, और मुइन भी बहुत याद आते हैं। मुइन बहुत जल्दी चले गए। शफ़ी मोहम्मद। और फिर जब डायरी में से नाम काटना पड़ता है ना, ताहिरा वास्ती, शफ़ी मोहम्मद, मोइन अख्तर, पहले हमारे पास फ़ोन की डायरीज़ होती थी ना, फिर नाम काट देना पड़ता था क्योंकि लैंडलाइन के नंबर्स भी होते थे ना, तो बस दिल ख़राब होता है, क्या करें, लेकिन सब चले जाएंगे। और फिर अब ये चीज़ मैं महसूस करने लगी हूँ कि जब दोस्तों की बरसी आती है और मुख्तलिफ़ चैनल्स आपसे कहते हैं कमेंट दे दें, तो हम कहीं ना कहीं शूटिंग में होते हैं, फिर मैं कहती हूँ वहाँ कैमरा भेज दें, हर साल हम यही बात करते हैं, लेकिन आगे आगे इतनी मसरूफियात हो जाएंगी कि हमारे लिए पता नहीं किसी के पास टाइम होगा कि नहीं। मसरूफियात हैं, इसमें किसी की बदनीयत ही नहीं है, ऐसा है। नहीं नहीं, ऐसा अल्लाह आपको बहुत लंबी उम्र दे, आप हमें क्यों सैड कर रही हैं? नहीं नहीं, सैड नहीं कर रही, मतलब कोरोना वायरस फैला है ना, अब कुछ नहीं। साड़ियाँ इतनी ले ली मैंने, तो मैं परसों खड़ी थी अलमारी में, हाय मैंने कहा ये तो मेरी साड़ियाँ कौन डबल डबल पहनना शुरू कर दे। हाँ क्या क्या पहनूँ, इतनी जूतियाँ हैं मेरे पास, मैं तो परेशान हो गई। अब मैं आज अपनी बेटी को कहती वैसे आप हैंडल कर लेंगी, छोटी वाली तो वो मेरे साइज़ की नहीं है, वो उसको तो कुछ भी नहीं पूरा आता ना जूते, बड़ी वाली और ज़रा सेहतमंद है, उनको भी नहीं आता। तो ये कपड़े में अस्मा को मैंने कहा फिर तू ले लेना साड़ियाँ, कह रही भाजी मैं कौन सी 50 साल छोटी हूँ। अच्छा, नूरजहाँ मैडम नूरजहाँ को हमने देखा साड़ियों में, और अंदाज़ा लगाया लोगों ने कि इनके पास तकरीबन 1,500-2 हज़ार साड़ियाँ होंगी, तो आपकी साड़ियों के बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है? 1,500-2 हज़ार तो नहीं है, क्योंकि मैं और भी बहुत कुछ पहनती हूँ जिस पे लोग बड़ी बातें बनाते हैं। मैं पतलूने भी बहुत पहनती हूँ ये भी पहनती हूँ, तो वो तो सिर्फ साड़ियाँ ही पहनती थी ना, तो उनके पास तो, बल्कि मैं उनकी बेटी से कहती कि मुझे उनकी कोई पहनी हुई उनकी उतरी हुई साड़ी दे दो एक, मैं जो उन्होंने पहनी हुई हो मुझसे उसके बदले में नई ले लो। तो ज़िले हुमा को कहती थी, वो तो चली गई, अब मैं छोटी वाली टिना के पीछे लगी हुई हूँ, मुझे उनकी कोई उतरी भी पड़ी, उनकी उतरी हुई भी कितनी महंगी होगी पता नहीं। तो मेरे से मैंने कहा मुझसे नई ले लो, मेरे पास बहुत साड़ियाँ हैं, लेकिन काश के वो मुझे मिल जाए मेरी ज़िंदगी में मैडम नूरजहाँ की उतरन, तो क्या बात है। बुशरा जी, एंड की तरफ जा रहे हैं, हमारे पास मुश्किल से 10 मिनट है, एक दो क्विक क्वेश्चंस, उसके बाद आपसे कुछ सुनेंगे। सुनाए तो जा रही हूँ। नहीं नहीं, कुछ सुर में भी सुनेंगे ना। तो क्विक क्वेश्चन ये है कि आपका आजकल के ज़माने में पसंदीदा डायरेक्टर कौन है? सब लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, काफ़ी डायरेक्टर्स हैं। बाबर जावेद, मेरा सीरियल किया था कुछ दिल ने कहा, जिसको बड़े अवार्ड्स मिले थे आज से 12 साल पहले, जब वो काम करते थे। अब वो प्रोड्यूसर बन गए, लेकिन बहुत अच्छा हाथ था उनका। फिर आबिस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, मैंने एक प्ले उनके साथ किया था, लेकिन मैं देख रही हूँ कि उनके प्लेज अच्छे हैं। और एहतशाम सैफ़ी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इकबाल हुसैन साहब हैं, आजकल मेरा उन्होंने लिखा हुआ ड्रामा किया है, वो डायरेक्ट, वो भी बहुत गहराई से करते, क्योंकि पीटीवी की ओरिएंटेशन है, तो काफ़ी मतलब बेस अच्छा है। बाकी लोग भी बहुत सारे हैं, लेकिन एक्ट्रेस अच्छी कौन है आज? देखा, ये चाह रहे हैं कि मैं ऑन एयर नहीं, मतलब स्टेज पे भी वही कहूँ जो मैंने पीछे कहा था। मैं वही तो कह रही हूँ, ये चाह रहे हैं कि मैं स्टेज पे भी वही कहूँ जो मैंने कमरे में कहा। सर, विमेन एम्पावरमेंट यही तो है। आप घर से ही तो एम्पावर करेंगे। जी नहीं, वाकई सीरियसली इकरा माशाल्लाह क्या परफॉर्मर है, इतनी सी चीज़ें मुन्नी सी, लेकिन भाई वाह कमाल है। और फिर ज़ारा नूर अब्बास, मेरी प्यारी मिठाई, मेरी भांजी, वो तो आप सबको वैसे बड़ी प्यारी लगती है, उसकी पोर पोर में एक्टिंग है, वो तो बचपन से ना एक पटाखा था। चलिए, बेस्ट एक्टर मैं नहीं पूछता, लोगों को लगे मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ, आप कुछ सुना दें। अच्छा। इतना कुछ तो नहीं हो सकेगा। मैंने कहा कई दफ़ा क्या होता है कि हम जब शूटिंग में होते हैं ना, तो मैं साड़ी वाड़ी पहनी हुई थी, तो ज़रा सी हट गई, तो मैंने कहा बेटे मैंने इतने पैसे नहीं लिए, ज़रा ढक दो इसको ना। मैं सब मेकअप आर्टिस्ट थी, मैं कहा बेटे इतने पैसे नहीं लिए, ढक दो इसे, कहाँ से कमर ना नज़र आ जाए। वही कहने वाली थी।
ऐसा नहीं है। अहमद शाह साहब बेचारे मुझे पिछले पता नहीं 3 सालों से कह रहे हैं इतनी मोहब्बत से ट्रिब्यूट, मुझे आती शर्म है, कहती हाय हाय रहने दो इनको। मैंने कहा अच्छा मैं बताती हूँ, अब नहीं तब नहीं जब। और मैं आज ये भी कह रही थी कि देखिए मेरी बहनें, नीलम गई हैं परसों, अस्मा गई हैं आज, मेरी अपनी बहनें ही मौजूद नहीं हैं और मेरी दोस्तें सब की सब किसी न किसी अड्डे पे चढ़ी शूटिंग कर रही होंगी। बेरोज़ लाहौर में है, जावेद दुबई में है, मेरे जो प्यारे 5-7 क्लोज फ्रेंड्स हैं। तो मैंने कहा मेरे दोस्त तो हैं नहीं, तो आप इनके नाम भी बता दें, आप ये दूसरों कौन को क्यों दोस्त हैं? कष्ट हैं? ये कौन लोग हैं जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं? अक्सर आप हाँ, ये सब गैदरिंग्स मेरे करते हैं, बहुत- आप लोग हाँ, म्यूजिक बिल्कुल। करते हैं, गाने बिल्कुल, गाते ये हैं, सब खाने हैं, खाते हैं। शकील साहब हैं, शफ़ी थे, रुबीना अशरफ हैं, सबा है मेरी बचपन की पैम्पर फ्रेंड कहती हूँ मैं। हम लोग बचपन में गुड़िया गुड़िया खेलते थे, तो ये बहुत क्लोज रिलेशंस हैं, समझिए रिश्तेदारों की तरह हैं। क्योंकि कराची में रिश्तेदार तो थे नहीं, जब मैं आई तो यही 5-7 फैमिलीज़ थी जिनके साथ ज़िंदगी गुजरी। मेरे बच्चों की शादियों में सब ने पार्टिसिपेट किया। बदर खलील वो चली गई हैं बाहर, लेकिन सुबह भी फ़ोन आया हुआ था, हर वक्त इन टच है। और सबसे बढ़कर सुल्ताना सिद्दीकी हैं जो मेरी माँ की तरह हैं, बड़ी बहन की तरह हैं। वो इतनी कोई मोहब्बत करती, कभी कभी कहती हैं अल्लाह तुम कहती हो कि मेरे से इतनी मोहब्बत क्यों करती है, ये मेरे पीछे क्यों लगी रहती है। मैंने कहा आप मुझसे पैसे लेके चैनल जो चलाती हैं, तो आप तो मेरे पीछे इतनी वो पुरखलूस मोहब्बत की भरी हुई है, उनके अंदर कोई वो नहीं है कि वो कोई नेटवर्क की हेड है। तो वो ये सारे बहुत हमारे पुरानी पीटीवी के जो रिलेशंस बने हुए ना, वो हमने चलाए हैं ये 40 सालों में अल्लाह के शुक्र से। तो ये बड़े कीमती एसेट्स हैं मेरे लिए। तो फिर गाने की तरफ चलें। हाँ, ये सुनाया तो था अभी छोटा छोटा। आज की मुनासबत से कुछ सुना दें। हाँ, वो गवांड ऐसे नहीं हो सकता, वो तो पूरा रिकॉर्डेड है, उसमें अस्मा भी होती है। चले मैं एक अस्थाई अंतरा कर देती हूँ आपके लिए। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे के आते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे के आते जाते, सिलसिले तोड़ गया। उसकी वो जान उसे पास वफा था के न था, उसकी वो जान उसे पास वफा था के न था। तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया। वाह मुर्शा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त Thank ख़त्म you. हो गया है, बहुत मज़ा आया। मुझे तो बहुत कुछ जानने को मिला आपके बारे में, आए हो आप लोगों को भी मिला हो। अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मज़ीद तरक्की दे Thank you. और आपकी साड़ियों में इजाफा करे और आपको अभी 6 बीमारियों से खरीदी दूर नहीं, अल्लाह खैर रखे। करे। कोई आखिरी बात अगर कहना चाहें? आखिरी बात क्या, आप लोगों से एक रिश्ता बना हुआ है आपकी मोहब्बतों की वजह से और अल्लाह की मेहरबानी से। मुझे लगता है हम सब में टॉलरेंस बहुत कम हो गई है, हम सब में रवादारी, बर्दाश्त, ये सब बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से हम ट्रैफिक में भी देखते हैं लोग रास्ता काट लेते हैं। हम मज़हब की बातें बहुत करते हैं, लेकिन अमली तौर पर हम वैसे रोल मॉडल बन नहीं पाते जिनको कोई फॉलो करे। हम अपनी अगली जनरेशन को क्या देकर जा रहे हैं? बेचैनी, परेशानी, इस सब पे गौर करना चाहिए। और ये जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमने अपने बच्चों को दिए हुए हैं, इससे हमारा उनसे राब्ता टूट गया है। उसके बारे में सोचिए। ऐसी बातें वैसे बुड्ढे ठुड्ढे करते हैं जो मैं भी कर रही हूँ ना इस वक्त। बहरहाल खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच बुशरा जी, बहुत शुक्रिया।